हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर है हमारा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो चलिए विदाउट डिले में अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब हमारे ना अलग अलग सेक्टर होते हैं, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। सो अब हम धीरे धीरे इस चीज़ को पढ़ेंगे। लेट अस लुक एट दीज पिक्चर्स। तो देख लेते हैं भाई, हमसे कह रहे हैं कि निम्न चित्रों को देखिए। तो चलो देख लेते हैं क्या है इन चित्रों में। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग ईंटें बना रहे हैं, है ना। ये महिला हैं जो कुछ कपड़ा जो है वो बेच रही हैं। ये लोग देखो, आई थिंक कॉटन की जो खेती है वो उसमें हैंड पिकिंग से कॉटन निकाल रहे हैं। ये कुछ बोझ ढो रहे हैं, कूली हैं। और ये आई थिंक पोस्टमैन है, ठीक है। तो इस तरह से हमें कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं। यू विल फाइंड, आप पाते हैं दैट द पीपल आर एंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो भाई देखो, इन पिक्चर्स को देखने से हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि जो लोग हैं, पीपल हैं, हमारे देश के जो लोग हैं या कहीं के भी, वो एंगेज होते हैं वेरियस यानी कि अलग अलग प्रकार के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। आप इनमें से कोई भी काम देखो तो बंदे को ना लास्ट में क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा ना। तो ये हो गई ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, काम करने के बदले पैसा मिलेगा। सम ऑफ दीज आर एक्टिविटीज़ जो कि प्रोड्यूसिंग गुड्स की हैं, है ना। कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं, हमने जो यहाँ पर भाई इतनी सारी हमने गतिविधियाँ देखी हैं हम, है ना। लेकिन कुछ क्या थी उसमें, कुछ जो हैं वो उत्पादन करती हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं। सम अदर्स आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, और कुछ लोग जो हैं वो सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जैसे ये पोस्टमैन है, तो ये तो क्या कर रहे हैं? तो सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है ना। ये कोई ऐसी कोई नई चीज़ तो नहीं बना रहा, बस ये लेटर आया है, ये देने जा रहा है, तो ये अपनी सर्विस दे रहा है एक तरीके से। तो सम आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, दीज एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग अराउंड अस एवरी मिनट। और इस तरह की एक्टिविटीज़ तो भाई हमारे आसपास हर मिनट चल रही हैं। इवन एज वी स्पीक, हम बात कर रहे हैं तो भी इस समय बहुत सारी गतिविधियाँ जो हैं वो चल रही होंगी। हाउ डू वी अंडरस्टैंड, हम किस तरीके से समझ पाते हैं दीज एक्टिविटीज़ को? हम किस तरीके से समझते हैं इन एक्टिविटीज़ को कि भाई कौन सी एक्टिविटी प्रोड्यूसिंग वाली एक्टिविटी है या फिर सर्विस एक्टिविटीज़ है, इनको हम क्या कहते हैं? तो हमें एक्चुअली बेसिकली इस चैप्टर में चीज़ें समझाई जाएंगी। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ टू ग्रुप दैम। भाई अगर सर्विसेज को समझना है तो ऐसा कर सकते हैं कि हम ग्रुप में बांट लें सर्विसेज को, है ना। ऐसे तो समझ में नहीं आएंगी एक्टिविटीज़ ये सारी, तो हम क्या कर सकते हैं? एक तरीका तो ये है कि हमने ग्रुप में बांट लें, क्लासीफाई कर लें इनको यूजिंग सम इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। कुछ इंपॉर्टेंट एकदम यूज़ करके क्राइटेरिया को हम इन्हें ग्रुप्स में बांटेंगे। एंड दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड सेक्टर्स। अभी बताएं, प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्शरी सेक्टर होता है। तो ये इस तरीके से हम क्या करेंगे कि हर चीज़ को 3 सेक्टर्स में हम बांट सकते हैं कि लाइक अगर खेती हुई है तो प्राइमरी सेक्टर में आ जाती है। फिर अगर हम बात करते हैं कि भाई सेकेंडरी सेक्टर में क्या चीज़ें आती हैं, तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है कि भाई खेती के बाद कहाँ जाएगा? फैक्ट्रीज़ में जाएगा कुछ बनने के लिए, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। और उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होता है, फिर वो मतलब मार्केट में आ रहा है, तो उसमें जो सर्विसेज लग रही हैं वो टर्शरी सेक्टर वाली लग रही हैं, ठीक है। तो चलो आगे धीरे धीरे करके हम ये चीज़ें समझ जाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। बहुत आराम से समझ में आने वाला चैप्टर है ये, ईजी सा चैप्टर है। वी बिगिन बाय लुकिंग एट डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे कि देख कर अलग अलग टाइप की डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देख कर हम इस चीज़ की शुरुआत करेंगे। देयर आर मैनी एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जो शुरू की जाती हैं डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, कॉटन यानी कि कपास, कपास का जो उगाया जाता है उसका जो कल्टिवेशन होता है, ठीक है। ये भी हमारी एक क्या है, ये तो नेचुरल रिसोर्स से हमने लिया है ना, इसका मतलब ये हमारा प्राइमरी सेक्टर में आएगा। इट टेक्स प्लेस विद इन अ क्रॉप सीजन, ये केवल क्रॉप सीजन में होता है। फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप प्लांट वी डिपेंड, हम किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं भाई? क्रॉप उगाने के लिए किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं बच्चा पार्टी? वी डिपेंड मेनली बट नॉट इंटायरली, बट मेनली। लेकिन इंटायरली हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यही चीज़ें चाहिए, बट मेनली हमें क्या क्या चाहिए? नेचुरल फैक्टर्स, जैसे कि हमें रेनफॉल की ज़रूरत पड़ेगी, हमें सनशाइन धूप की ज़रूरत पड़ती है, और हमें क्लाइमेट मौसम देखना पड़ता है, ठीक है। तो किस प्रकार का मौसम है, कितनी बारिश हो रही है, धूप कितनी निकली है, ये हमारे जो मेन फैक्टर्स हैं कॉटन उगाने के हैं। उन्होंने बोला बट नॉट इंटायरली, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यही चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी देखो खाद वगैरह भी पड़ती है ना। तो जो चीज़ें हैं मतलब
सारी हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल नेचुरली है, लेकिन हाँ मोस्टली जो भी मेनली चीज़ें हैं वो डिपेंडेंस जो होती है हमारी वो नेचुरल पर ही रहती है। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट, क्योंकि भाई वो नेचर से मिला है। कोई भी चीज़ जो उगाई जाती है वो तो नेचुरल प्रोडक्ट में ही आती है। सिमिलरली इसी तरीके से इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डेयरी, अब डेयरी फार्मिंग वगैरह में क्या होता है, दूध वगैरह जैसे निकाला आपने, ठीक है, तो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल्स, है ना। एनिमल्स के बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हमें दूध मिलता है या अंडे मिलते हैं, ठीक है। और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, उनको जो चारा मिलता है उस पर ही डिपेंड करता है कि वो कैसा दूध देंगे, कैसा अंडा आएगा, राइट। द प्रोडक्ट हेयर मिल्क ऑल्सो एक नेचुरल प्रोडक्ट है। अब डेयरी में हमें जो दूध मिल रहा है वो क्या है बच्चा पार्टी, वो तो नेचुरल प्रोडक्ट है ना एक। सिमिलरली अब अगर हम ऐसे ही बात करें तो मिनरल्स एंड ओर्स आर ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट्स। जो मिनरल्स होते हैं, जो ओर्स होते हैं, वो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं। व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचर, मतलब यहाँ एक्सप्लॉइटिंग का मतलब यूज़ करने से है। जब भी हम कोई गुड प्रोड्यूस करते हैं नेचर को यूज़ करके या फिर नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। तो हम ये कहते हैं कि ये कौन सी एक्टिविटी भाई, ये हमारी प्राथमिक क्षेत्रक यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी कहलाती है, प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी कहलाती है। वाई प्राइमरी, तो हम इसे प्राइमरी क्यों बोलते हैं भाई, दिस इज़ बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल अदर प्रोडक्ट्स, क्योंकि भाई यही तो बेस है, यहीं से तो होती है स्टार्टिंग जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हो। लेट सपोज आप एक शर्ट पहनते हो, ठीक है, आप ये एक शर्ट की बात करो, ये शर्ट आप पहनते हो, कितनी गंदी सी शर्ट बनाई है मैंने, चलो कोई बात नहीं, आपको समझ आ गई ना। ये शर्ट आप पहनते हो तो ये जो शर्ट है ये फाइनल प्रोडक्ट है जो आपने यूज़ किया, लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट कहाँ से आया, मान लो ये कॉटन की शर्ट है तो कॉटन तो उगाई गई ना, तो बेस तो इसका भी क्या है, नेचुरल ही हुआ ना, ठीक है। सो वाई प्राइमरी, बिकॉज दिस इज प्राइमरी क्या होता है, जैसे प्राइमरी क्लासेस होती है आपके स्कूल में, प्राइमरी मतलब बेसिक क्लासेस जहाँ आपको बेस पढ़ाया जाएगा। सो इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेड, सब्सिक्वेंटली मतलब क्रमशः लगातार आप जो बनाते जाएंगे। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, भाई हम ये भी जानते हैं कि जो ज़्यादातर हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, एग्रीकल्चर खेती से आते हैं, डेयरी है या फिर फिशिंग है ना, मछलियों को पाले हैं, फॉरेस्ट्री, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये सारा का सारी ये हमारा एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर का ही दूसरा नाम है, ये इसी में आती हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड उससे रिलेटेड सेक्टर्स ही हैं ये सारी के सारी। कौन कौन से भाई, एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको लिख लेना, ये सारे जो है हमारे एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर में आते हैं। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंडरी सेक्टर की। द सेकेंडरी सेक्टर जो है वो कवर करता है एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स। जैसे मैंने अभी बताया कि कॉटन से आपने क्या किया, कॉटन की शर्ट बनाई, तो ये शर्ट बनाने का काम कहाँ हो गया, इंडस्ट्रीज़ में हो गया, तो ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आता है। थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, है ना, मैन्युफैक्चरिंग के तरीके से आपने क्या किया है कि एक बेस चीज़ को आपने किसी गुड्स में बदल दिया, राइट। अब दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं कि भाई ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में होता है। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द प्राइमरी, तो प्राइमरी के बाद पहला प्राइमरी होता है, फिर उसके बाद क्या आता है, सेकेंडरी। यहाँ पे कोई चीज़ उगाई जा रही है और यहाँ पर उससे कोई चीज़ बनाई जा रही है, ठीक है ना। द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर, यहाँ पर इसमें प्रोडक्ट जो है वो नेचर से प्रोड्यूस नहीं हो रहा, बट हैज़ टू बी मेड, लेकिन यहाँ बनाया जा रहा है। एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल, मतलब कोई प्रोसेस तो होगा मैन्युफैक्चरिंग का, उसे बनाने का कोई तरीका होता है ना। ऐसा कॉटन जो होती है आपने उगाया तो एज इट इज़ तो नहीं पहन सकते ना, तो उसको बनाया जाता है प्रोडक्ट में, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग तो ज़रूरी है, एसेंशियल है, एंड दिस कुड बी इन अ फैक्ट्री। और अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम सब ये सारे काम घर पे ही कर लें, ठीक है, तो ये फैक्ट्री में भी हो सकता है, किसी वर्कशॉप में भी हो सकता है, या फिर अगर छोटे लेवल पे करेंगे तो घर में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम अ प्लांट, अगर हम कॉटन मतलब मान के देखते हैं कि भाई हमने कॉटन फाइबर लिया प्लांट से, तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, वी स्पिन यार्न। तो सबसे पहले कॉटन से हमने क्या बनाया भाई, हमने यार्न बनाया, छोटा सा बहुत ही पतला सा धागा होता है, फिर उसको वीव करके हमने क्लोथ बनाया, ठीक है। फिर यार्न से हमने क्या किया, वीविंग करी और हमने क्लोथ बनाया। अब यूजिंग शुगर केन, अगर हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल कि भी शुगर केन लिया आपने, गन्ना लिया, एक रॉ मटेरियल है, उगाया गया, प्राइमरी सेक्टर में चला गया, राइट। वी मेक शुगर, अब ये शुगर कहाँ बनी होगी, ऑब्वियसली बात है कि शुगर कहाँ बनी होगी, किसी इंडस्ट्री में बनी होगी,
या फिर हमने उससे गुड़ भी बनाया तो कहीं अपने किसी फैक्ट्री वगैरह में कहीं तो गुड़ बना होगा ना, ठीक है। तो ये जो है ये सेकेंडरी सेक्टर में है कि हमने प्राइमरी वाली चीज़ से सेकेंडरी वाली चीज़ बनाई, मतलब बेस से अपने कुछ बनाया। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स। हम क्या करते हैं, मिट्टी, अर्थ का मतलब यहाँ पर मिट्टी से है, तो हम मिट्टी को क्या करते हैं भाई, उससे ईंटें बनाते हैं एंड यूज़ करते हैं उन ब्रिक्स को टू मेक हाउसेस, घर बनाने के और बिल्डिंग्स बनाने के। Since this sector gradually became associated with the different kinds of industries, भाई क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो सेक्टर है ग्रेजुअली जो है ये एसोसिएट करता है, लगातार ये हम देख रहे हैं कि भी एसोसिएट करता है विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज से, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर में ही हमारी सारी इंडस्ट्रीज आती हैं, तो इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। समझ गए ना, प्राइमरी सेक्टर जहाँ पर चीज़ें उगाई जा रही हैं, जहाँ से बेसिक स्टार्ट हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर जहाँ उस बेस से हमने कोई चीज़ बनाई है, राइट। अब इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं क्योंकि इसमें इंडस्ट्रीज वगैरह आ जाती हैं। आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर इज़ अ थर्ड कैटेगरी। अब प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद एक थर्ड कैटेगरी भी आती है, ठीक है, एक्टिविटीज़ की, दैट फॉल्स अंडर टर्शरी सेक्टर। अब ये हमारा टर्शरी सेक्टर कहलाता है एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी अबव टू। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी से अलग है, ना तो इसमें कोई चीज़ उगाई जाती है और ना ही इसमें कोई चीज़ बनाई जाती है। तो फिर क्या होता है, There are activities that help in development of primary and secondary sector। तो यहाँ पर ना एक मददगार उतरा है, ठीक है, ये मदद करने वाला सेक्टर है कि चलो भाई आपने खेत में कुछ उगा लिया तो खेत से फैक्ट्री तक तो जाएगा ना, कैसे जाएगा, ट्रक में जाएगा, किसी बड़े से किसी भी वाहन में आप उसे लेकर जाएंगे, तो ये जो ले जाने वाला ट्रांसपोर्ट वाला सेक्टर है, ठीक है, ये हमारा टर्शरी के अंदर आ जाएगा। अब उसको ड्राइवर चला के लेके जा रहा है, राइट, तो ड्राइवर की सर्विसेज जो है टर्शरी में, क्योंकि ये हेल्प कर रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वालों की, ये हेल्प करने वाला सेक्टर होता है। दीज एक्टिविटीज़ बाय देम सेल्व्स डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड। तो ये जो हैं ये खुद तो कोई गुड्स नहीं प्रोड्यूस करती है, बट दे आर एन एड, ये एक हेल्प होती हैं और अ सपोर्ट हम इन्हें बोल सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, है ना। तो एक मददगार के तौर पर ये होता है सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर, वो सामान जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में कहना चाहिए तैयार हुआ है, वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड, है ना। वैसे फैक्ट्री जा जाके तो कपड़े नहीं लोगे ना आप लोग, है ना, क्या होगा, वो कपड़ा जो है वो आपको मार्केट में आता है, तब आप मार्केट में जाके ले लेते हो, तो वो ट्रांसपोर्ट तो ज़रूरी है। आप ऐसे हाथ में लाद के तो नहीं लेके जाओगे, तो क्या करेंगे हम उसे बाई ट्रक्स और बाई ट्रेन, है ना, ले जाया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है एंड देन सोल्ड इन होलसेल। अब एक साथ होलसेल मार्केट में वो पहले बिकता है, होलसेल मार्केट होती है एंड होलसेल से हम नहीं खरीदते, हम कहाँ से खरीदते हैं, हम रिटेल शॉप से खरीदते हैं। होलसेल वाले ने मान लो एक साथ 1000 पीस खरीद लिए शर्ट्स के, ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने जाना है होलसेल वाले जो है वो रिटेल शॉपकीपर्स को बेचेगा, 50 ऐसे बेची, 50 ऐसे बेची, 50 ऐसे बेची, ऐसे बहुत सारे शॉपकीपर्स को उसने 50-50 शर्ट बेच दी। अब 50-50 शर्ट वाले के पास हम गए, हमने से किया तो शर्ट खरीद ली, तो ठीक है। अब आपको समझ में आया कि बंदा किसको बेचता है, सबसे पहले बिकती किससे चीज़, होलसेलर को बिकती है, और होलसेलर किसे बेच देता है, रिटेलर को बेच देता है, रिटेलर से हम खुद खरीदते हैं। एट टाइम्स कभी कभी क्या होता है, इट में भी नेसेसरी है, ज़रूरी हो जाता है टू स्टोर दीज इन गोडाउन्स, है ना। गोडाउन बहुत सारा कुंटलों में गेहूँ का है, तो आप सारा गेहूँ तो नहीं एक साथ खर्चा कर सकते, उसको खर्च कर सकते, तो हम क्या करते हैं, उसको स्टोर किया जाता है, उसको गोडाउन्स में स्टोर करते हैं, ठीक है। गोडाउन्स क्या होता है, जहाँ पर आप ग्रेन्स वगैरह सब या फिर सामान जो है वो उसको स्टोर करते हो। वी ऑल्सो मे नीड टू टॉक टू अदर ओवर टेलीफोन। भाई हमें ज़रूरत भी पड़ती है ना लोगों से बात करने की, सेंड लेटर्स, खत भेजने की, कम्युनिकेशन के लिए, है ना, कि जिससे हमें पता चल रहा है कि भाई वहाँ क्या चल रहा है नॉल। और बोरो करते हैं हम, मनी उधार भी लेते हैं, कई बार पैसे कहाँ से लेते हैं भाई, फ्रॉम बैंक से लेते हैं, तो इसे बैंकिंग सेक्टर कहते हैं। टू हेल्प प्रोडक्शन एंड ट्रेड, तो अब ये सब क्या करता है, हेल्प करता है प्रोडक्शन में, व्यापार में। तो अब ये सारी चीज़ें भाई ट्रांसपोर्ट हो गया, है ना, आपने सामान बनाया और उसको ट्रक से कहीं और मार्केट तक भेजा तो ट्रांसपोर्ट हो गया। अब ट्रांसपोर्ट तो हो गया, लेकिन अब इतना सारा सामान रख के क्या, तो वो स्टोरेज, है ना, उसको स्टोर करके रखा जाता है। कम्युनिकेशन, यहाँ से इन भैया ने फ़ोन पर करके इन भैया से पूछा भैया कितना सामान और चाहिए, उसने कहा 15 किलो और बेचो, नहीं 50 किलो और बेचो, तो 50 किलो और जाएगा, तो कम्युनिकेशन भी हुआ। अब आपने फसल उगानी है, आपको बैंक से पैसे उधार लेने पड़ते हैं कई बार, है ना, किसान लेते हैं ना, या फिर अब हम बात करें यहाँ पर इसमें ट्रेड, व्यापार भी आ जाता है। ये सारी चीज़ें, ये देखो ये एग्जांपल ये याद कर लेना, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, ये सारे एग्जांपल्स होते हैं हमारे टर्शरी एक्टिविटीज़ के। सिंस दीज एक्टिविटीज़ ये जनरेट करती हैं सर्विसेज को रादर देन गुड्स, ये लोग कोई गुड्स तो नहीं उगा रहे,
है ना। ये तो क्या कर रहे हैं, ये तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और टर्शरी सेक्टर को हम इसीलिए सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विसेज। सर्विस सेक्टर में कुछ और जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो भी आ जाती हैं, एंड दैट मीन नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो जैसे मैं टीचर हूँ, ठीक है, तो मेरी तो किसान से कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है ना, मतलब मुझे तो कोई नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि किसान क्या उगाएगा, उगाने के बाद वो कैसे वो ट्रांसपोर्ट होके जा रहा है और कैसे वो मार्केट तक पहुंच रहा है। इन सब कामों से मेरा मतलब नहीं, मैं तो पढ़ा रही हूँ, मेरी तो एक्टिविटी अलग हो गई, लेकिन मैं भी टर्शरी एक्टिविटीज़ में आती हूँ, बिकॉज ना तो मैं उगाने वाले प्राइमरी सेक्टर में हूँ, ना ही मैं उससे कोई गुड्स बनाने वाले सेकेंडरी सेक्टर में हूँ। तो बस जो इन दोनों सेक्टर में नहीं है, वो तीसरा सेक्टर कौन सा आ गया हमारा, सर्विस सेक्टर। मैं तो अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रही हूँ ना, जैसे मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी सेवाएं आपको दे रही हूँ, मैं अपनी सर्विसेज आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह का सेक्टर होता है। फॉर एग्जांपल वी रिक्वायर टीचर्स, हमें टीचर्स की ज़रूरत होती है, हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, एंड दोज हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज, उन लोगों की ज़रूरत होती है जो हमें पर्सनल सर्विसेज देते हैं। आपके घर की मेड हो गई, ठीक है, आपके घर की मेड है, आपको सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रही है ना, वो अपनी सेवाएँ तो आपको दे रही है। या फिर वॉशरमैन हो गया, धोबी हो गया, हमारे कपड़े धोता है, वो ना तो वो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, ना तो वो इंडस्ट्री में कुछ बना रहा है, बल्कि वो क्या कर रहा है, अपनी सर्विस हमें प्रोवाइड करके हमारे कपड़े धो रहा है। बार नाई वगैरह हो गया, कॉबलर मोची हो गया, लॉयर वकील हो गया, एंड द पीपल टू डू एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपने देखा होगा IAS PCS वगैरह की जॉब्स जो होती है, वो भी तो लोग सर्विस ही प्रोवाइड कराते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन संभालते हैं देश का, एंड अकाउंटिंग जो भी वर्क होता है। तो ये सब जो है ये हमारा टर्शरी सेक्टर में ही आता है। इन रीसेंट टाइम्स अगर हम बात करें आजकल की क्या हो रहा है, बिल्कुल सर्टेन न्यू सर्विसेज जो हैं वो भी आ गई हैं बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से आज हम और आप कनेक्ट हो पा रहे हैं। सच एज इंटरनेट कैफ़े आ गया, ATM बूथ आ गया, यानी कॉल सेंटर्स आ गए, सॉफ्टवेयर कंपनीज आ गई, एट्सेट्रा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया आज हमारे जीवन का। मतलब सोचो, अगर आज से हम 50 साल पहले की बात करें तो बिल्कुल मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ें इतनी कॉमन तो बिल्कुल ही नहीं थी, ठीक है। इंटरनेट सर्विसेज, कंप्यूटर्स, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी कॉमन नहीं थी। लेकिन आज ATM हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, इंटरनेट है, इनके बिना आप अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते भाई, बहुत टफ हो जाएगा हमारा लाइफ, ठीक है। सो ये एक नया सेक्टर आया है। अब यहाँ से देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दो आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज आर हाईली इंटरडिपेंडेंट। हाँ, हम ये मानते हैं कि हमने इन्हें अलग अलग ग्रुप में बांटा है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट, मतलब इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट कैसे हैं? लेट्स सपोज आपने बात करी कि आपने प्राइमरी सेक्टर में खेत में कुछ उगा लिया, लेकिन अगर हमें सेकेंडरी सेक्टर वाला बंदा उसे खरीदे ही नहीं, है ना, इंडस्ट्रीज़ में उससे कोई सामान बनाए ही नहीं, तो क्या करोगे उसका? किसान कितना यूज़ कर लेगा? तो वेस्ट हो गया। अब सेकेंडरी सेक्टर को देखो, अगर सेकेंडरी सेक्टर वाला जो है वो आपको टर्शरी मतलब सेक्टर ना हो और वो अपनी सर्विसेज ही ना प्रोवाइड कराए, है ना, लेट्स सपोज ट्रांसपोर्ट ही ना हो पाए, आपने इंडस्ट्री में बना के रख लिया और ट्रांसपोर्ट ही नहीं हुआ, तो ठीक है, तो क्या करोगे इंडस्ट्रीज़ में रख के उसका? तो सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। आप टर्शरी सेक्टर भी तो डिपेंडेंट है ना पीछे से। अगर प्राइमरी वाला उगाएगा ही नहीं, तो टर्शरी सेक्टर वाला क्या करेगा, किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? यानी कि ये लोग इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एग्जांपल 1 हमें दिया गया कि इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ फार्मर्स रिफ्यूज करते टू सेल शुगर केन, किसको? टू अ पर्टिकुलर शुगर मिल को। एक शुगर मिल है, उसके पास लोगों ने जाके किसानों ने कहा कि भाई हम आपको अपनी चीनी नहीं बेचेंगे, बना लो। नहीं, हम अपना गन्ना नहीं बेचेंगे, बना लो। चीनी कहाँ से बनाओगे? द मिल विल हैव टू शट डाउन। अगर सब मना कर देंगे तो मिल तो बंद होनी है ना, क्योंकि अब बिना गन्ने के आप चीनी कैसे प्रोड्यूस करोगे, राइट। इमेजिन करो व्हाट वुड हैपन टू कॉटन कल्टिवेशन। क्या हो कॉटन कल्टिवेशन का, कॉटन की खेती का क्या हो इफ़ कंपनीज डिसाइड कर लें नॉट टू बाय फ्रॉम द इंडियन मार्केट। अगर कंपनीज ये डिसाइड कर लें कि भाई हम इंडियन मार्केट से कॉटन को नहीं खरीदेंगे एंड इंपोर्ट कर लेंगे उसको, मतलब बाहर से मंगा लेंगे, बाहर के देशों से आ जाएगी कॉटन। ऑल कॉटन दे नीड इट फ्रॉम अदर कंट्रीज से, है ना, वो वहाँ से ले लेंगे। तो इंडियन कॉटन कल्टिवेशन विल बिकम लेस प्रॉफिटेबल। तो हमारा जो प्रॉफिट है ओब्वियसली वो कम हो जाएगा, एंड दी फार्मर्स में इवन गो बैंक करप्ट हो सकता है, वो दिवालिया हो जाए। बिल्कुल भाई, ये लोग बैंक से उधार वगैरह लेते हैं ना किसान, तो अपनी खेती करने के लिए ये लोग बैंक करप्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि उधार चुकाएंगे कैसे फिर जब इनका माल ही नहीं बिकेगा, जब इनसे कोई कॉटन खरीद ही नहीं रहा होगा, तो इन्होंने जो उगाने के लिए पैसे उधार लिए तो ये पैसे वापस नहीं दे पाएंगे। इफ़ दे कैन नॉट क्विकली स्विच टू अदर क्रॉप्स, अगर उन्होंने मान
कॉटन कोई नहीं खरीद रहा है, तो अगर ये कॉटन के अलावा कुछ और नहीं उगाएंगे तो ये कंडीशन होनी है, ठीक है। सो कॉटन प्राइसेस विल फॉल। तो कॉटन, अच्छा ठीक है, अगर इन्होंने ये कर लिया कि अगर कुछ और उगा दिया तो फिर कॉटन की जो प्राइसेस हैं वो क्या होंगे, वो बिल्कुल गिर जाएंगे, है ना। कॉटन के प्राइसेस को, मतलब कॉटन कोई खरीद ही नहीं रहा, लेट सपोज, तो कॉटन का प्राइस क्या होगा, कम होगा। एक किसान है, ठीक है, एक किसान है, उसने बहुत सारी कॉटन उगा रखी है, अब उसके पास खरीदने वाले 4-5 लोग आ गए, तो वो अपना प्राइस थोड़ा हाई रखेगा, हाँ यार जो ज़्यादा देख रहा है ना मैं उसको बेच दूंगा। लेकिन मान लो कि किसान ने कॉटन उगाया है वहीं पर दूसरे, और उसके पास कोई भी नहीं आ रहा है खरीदने के लिए, तो बोलेगा मैं कम दामों में भी दे दूँगा, तो प्राइस क्या होंगे बच्चे, वो गिर जाएंगे, है ना। समझ आ रहा है। नेक्स्ट आ जाओ। फार्मर्स बाई करते हैं मैनी गुड्स सच एज ट्रैक्टर्स खरीदते हैं, या फिर पंप सेट जिससे वो पानी वानी निकालते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी का भी उनका खर्चा आता है, पेस्टिसाइड्स वो खरीदते हैं, और फर्टिलाइज़र्स वो खरीदते हैं। तो इमेजिन करो व्हाट वुड हैपन, क्या हो इफ़ द प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पंप सेट गो अप। अगर इनका प्राइस बढ़ जाएगा तो यानी कि किसान की लागत बढ़ जाएगी, है ना। उसका जो भी पैसा लगता होगा, मान लो 100 रुपये लगते हैं, और अगर इन चीज़ों के प्राइस बढ़ गए तो अभी वो 120 रुपये खर्च करेगा, तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ फार्मर्स विल राइज, है ना। तो वो बढ़ जाएगी, लागत बढ़ जाएगी, एंड द प्रॉफिट्स विल बी रिड्यूस्ड, और उनका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे तो क्या करेंगे, ये लोग भी अपना प्राइस बढ़ाएंगे, और फिर अगर ज़्यादा प्राइस पर नहीं बिका तो भी इनको लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज सेक्टर नीड फूड। अब देखो, लेट्स सपोज मैं टीचर हूँ पर मुझे खाना तो चाहिए, मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ बट मुझे खाना तो चाहिए, फूड तो चाहिए। इमेजिन करो व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर इज़ अ स्ट्राइक बाय ट्रांसपोर्टर्स। अच्छा लेट्स सपोज, ठीक है, किसान ने उगा लिया, इंडस्ट्रीज़ वाले को भी चाहिए, ठीक है, उसने कहा चलो ठीक है, मेरे को भी बनाने के लिए आपसे कॉटन चाहिए, आप इतना भेज देना। लेकिन अगर हमारे ट्रांसपोर्टर्स ही जो हैं या फिर लॉरी वाले जो हैं वो रिफ्यूज़ कर दें टू टेक वेजिटेबल्स या फिर मिल्क या फिर कॉटन, वॉट एवर XYZ, राइट, ये सब कुछ ना लेके जाएं, ठीक है, एक्सेट्रा फ्रॉम रूरल एरिया से वो लेके नहीं जाए, तो फूड विल बिकम स्कार्स इन अर्बन एरियाज़। वो ये कह रहे हैं, जैसे समझ लो कि गांव में, है ना, गांव में जो है बहुत सारी सब्जियां उगी हुई हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, डेयरी में बहुत सारा मिल्क है, बहुत बढ़िया सब कुछ है, शहर में इसकी ज़रूरत भी है, लेकिन अगर कोई ट्रांसपोर्ट करने वाला नहीं है फिर क्या करेंगे, पहुँचेगा क्या, नहीं ना। हर आदमी गाँव जाके लेगा, पॉसिबल ही नहीं है। हर आदमी डेयरी जाके भी शहर से गाँव में जाके ये सब चीज़ें नहीं खरीद पाएगा, तो हम क्या हो जाएंगे, फार्मर्स विल अनेबल टू सेल देयर प्रोडक्ट। इस तरीके से फार्मर जो है उसका प्रोडक्ट तो ख़त्म, बर्बाद ही हो जाना है, क्योंकि वो बिकेगा ही नहीं, और इधर दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ उस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। चलो यहाँ पर क्या है, ये पहला वाला बता रखा है कि दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर बीइंग इंडिपेंडेंट ऑन अ प्राइमरी सेक्टर। मतलब हम ना पूरी बात अगर मैं समझाऊँ तुम्हें, तो पूरी बात यही है कि आप उगा लो, बहुत बढ़िया बात है, इंडस्ट्री वाले को चाहिए उससे भी बढ़िया बात है, लेकिन अगर बीच में टर्शरी सेक्टर वाले ने ट्रांसपोर्ट नहीं किया तो फिर बहुत बेकार बात है, क्योंकि फिर हमारा काम नहीं बनेगा। अगर उगाने वाला उगाएगा नहीं तो इंडस्ट्री वाला बनाएगा कैसे, अगर इंडस्ट्री वाला बनाएगा नहीं तो उगाने वाला उगा के क्या करेगा, ठीक है। और अगर दोनों को चाहिए लेकिन ट्रांसपोर्टर जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा तो फिर मिलेगा कैसे, लाइक कनेक्शन टूट जाएगा। तो यानी कि हमने ये समझ लिया कि किस तरीके से लोग इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे पर, तीनों सेक्टर, राइट। चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। अब नीचे तो ये कुछ एक्टिविटी है, ये कर लेना, चलो आगे देखते हैं। The various production activities in the primary, secondary and tertiary sectors produce a very large number of goods and services. अगर हम बात करते हैं various मतलब बहुत सारे production activities जो होती हैं प्राइमरी सेक्टर की, दूसरा हमारा सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा हमारा जो टर्शरी सेक्टर है, ये प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज को, है ना। टर्शरी सेक्टर में तो मेनली सर्विसेज आ गई ना, टीचर की, डॉक्टर की, ट्रांसपोर्टर की, ड्राइवर की, ये सब सर्विसेज, ठीक है। ऑल्सो द 3 सेक्टर्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन दैम। अब इनमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, है ना, हम सब लगे हुए हैं ना इन्हीं सेक्टर्स में, मतलब कोई कहीं काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, बट सब लोग काम तो कर रहे हैं ना, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन दैम टू प्रोड्यूस दीज गुड्स और सर्विसेज। कुछ लोग जो लगे हैं वो गुड्स प्रोड्यूस करने में लगे हैं, है ना, किसान जो है मतलब खेती कर रहा है, एक तरीके से गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, और कुछ जो है वो सर्विसेज में लगे हैं, है ना। जैसे डॉक्टर्स हैं वो अपनी काम कर रहे हैं, आदमी वाला है वो अपना काम कर रहा है, तो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। द नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर इज टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस। अब अगला स्टेप ये आता है कि भाई कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए, कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, एंड हाउ मेनी पीपल वर्क करते हैं ईच सेक्टर में, है ना। गवर्नमेंट निकालती है ना कि इस सेक्टर में इतने लोग हैं, भैया इतने नौकरियां हैं,
पता कैसे चलता है भाई? 130 करोड़ की जनसंख्या हम इंडिया की मान के चले लगभग, ठीक है। तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है कि किस सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं, ठीक है। तो इन एन इकोनॉमी देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर्स, इकोनॉमी में एक से ज़्यादा सेक्टर हो सकते हैं विच आर डोमिनेंट इन टर्म्स, मतलब जो हैवी है, डोमिनेंट है, ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें, ठीक है, विच आर डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट, वाइल द अदर सेक्टर्स आर रिलेटिवली स्मॉल हैं साइज में। जैसे हम खेती की बात करें तो बहुत बड़ा सेक्टर हमारे देश में खेती करता है, ठीक है। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स, किस तरीके से हम गुड्स को काउंट करते हैं एंड सर्विसेज को काउंट करते हैं, एंड नो, ये जानते हैं, द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर, कितना हुआ, किस सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ, कैसे पता चलता है? लेट सपोज आप रामू एक है किसान, वो अपने खेत में गेहूँ उगा रहा है, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि रामू ने कितना गेहूँ उगाया? बहुत कन्फ्यूजन है ना, ऐसे सोच के देखो, यहाँ रामू उगा रहा है, शामू उगा रहा है, मोहन उगा रहा है, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कितना जो है वो गेहूँ प्रोड्यूस हो रहा है इस एरिया में, या इन लोगों ने कितना प्रोड्यूस कर लिया? विद सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ गुड्स, अगर हम बात करते हैं हज़ारों थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस होते हैं, यू माइट थिंक, आप सोच सकते हो दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टास्क, तो मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन ऐसा लगाया जा सकता है, ऐसा लगाया जाता है, बल्कि हम कहते हैं नॉट ओनली वुड बी द टास्क बी इनॉर्मस, एक बहुत बड़ा टास्क ही नहीं है, यू माइट ऑल्सो वंडर, आप ये भी सोच के चौंकते होगे, हाउ वी कैन एड अप कार्स एंड कंप्यूटर्स एंड नेल्स एंड फर्नीचर्स, मतलब कितनी कारें प्रोड्यूस हो गई, कितनी बिक गई, कितने कंप्यूटर्स प्रोड्यूस हुए, कितने बिक गए, कितने, इवन कीले, कितनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, कीले हैं, फर्नीचर, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द थिंग्स, राइट, कि कितनी चीज़ें बनी और कितनी बिक गई, कैसे काउंट होते होंगे? इट वुडंट मेक सेंस, ये तो सेंस ही नहीं है, कितना बन गया बिक गया, कैसे निकालते होंगे? सो यू आर राइट इन थिंकिंग सो, हाँ, यस, योर कन्फ्यूजन इज राइट। टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए इकोनॉमिस्ट सजेस्ट करते हैं दैट द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड रादर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर्स। तो हमने क्या करते हैं, हम ऐसे नहीं देखते कि 10 किलो गेहूँ गया, हम ये देखते हैं इसने कितने का, मतलब फाइनल गुड की कीमत क्या है। हम लोग ना पैसे से अंदाज़ा लगाते हैं कि इस सेक्टर से कितना पैसा आया, इस सेक्टर ने कितना उगाया नहीं देखते, इस सेक्टर से कितना पैसा बना हमारा। गवर्नमेंट टैक्स लेती है ना हर एक से, राइट, तो पता तो चल ही जाता है, बिल्स, इसीलिए तो बिल बनवाए जाते हैं ना आप लोगों से। तो गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स सजेस्ट करते हैं दैट द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड रादर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर्स। हम गेहूँ को नंबरों में काउंट नहीं करते कि मैंने आज 1 लाख गेहूँ के जो दाने हैं वो उगाए हैं, बट हम ये देखते हैं बस बिका कितने का लास्ट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ 10,000 kilograms of wheat is sold at the rupees of 20 per kilogram, the value of wheat will be 2 lakhs, right? The value of 5,000 coconuts की कीमत है at the rate of 15 per coconut will be 75,000. अब इसी तरीके से similarly the value of goods and services in the 3 sectors are calculated, और इस तरीके से हम सब चीज़ों की जो वैल्यू है वो काउंट करते हैं इंस्टेड ऑफ मतलब वो कितना होगा। लेट सपोज एक मान के चले कि एक बिस्किट कंपनी वाले ने 10 बिस्किट के पैकेट बेचे, ठीक है, 10 रुपये के बेचे तो 100 रुपये 10 पैकेट हैं, राइट। और वहीं पर एक कंप्यूटर बेचने वाले ने एक ही कंप्यूटर 1 लाख रुपये का बेच दिया। अगर हम नंबर में काउंट करते तो हमें क्या पता चलता है इस सेक्टर से कितना पैसे का, मतलब जिसने 1 लाख का बेचा उसने तो ऑब्वियसली टैक्स ज़्यादा दिया होगा ना गवर्नमेंट को, ठीक है, और जिसने 100 रुपये का बेचा उसने कम दिया होगा, ठीक है। तो अब नंबरों में नहीं काउंट कर सकते ना, इसीलिए कि 1 या फिर 10, तो हम किस में काउंट करते हैं, इस सेक्टर से कितने पैसे आए हैं, कितना लास्ट में वैल्यू हमें मिल रहा है इसका। रिमेंबर, याद करो, देयर इज़ वन प्रिकॉशन वन हैज़ टू टेक, एक प्रिकॉशन है जो हर एक को लेनी चाहिए। नॉट एवरी गुड और सर्विस दैट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड। हर एक गुड को, हर एक सर्विस को हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? चलो देखते हैं आगे। इट मेक सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें हमें करना क्या है कि हमें जो फाइनल गुड और सर्विसेज हैं बस केवल उन्हें ही काउंट करना है। जैसे कि मान लीजिए कि एक दुकान पे बिस्किट बिक रहा है, चलो आगे एग्जांपल में ही दे रखा है, यही वाला मैं यहीं से पढ़ा देती हूँ। फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल लेते हैं कि फार्मर हु सेल्स व्हीट, एक फार्मर है जो कि गेहूँ बेचता है टू अ फ्लोर मिल, जो कि आटा वाला, जहाँ पे आटा बनता है ना वहाँ पे वो बेचता है। कितने रुपये का बेच रहा है? ₹4.20 पर kg, 20 रुपये में 1 किलो वो देता है उस कंपनी को। द मिल ग्राइंड्स द व्हीट, जो मिल है वहाँ पर क्या होता है, गेहूँ को पीसा जाता है, एंड सेल्स द फ्लावर, वो लोग तो आटा बेचते हैं।
किसको बेचा उन्होंने आटा? बिस्किट कंपनी वाले को बेचा। कितने रुपए में बेचा? 25 रुपये पर किलो। यानी कि किसान ने मिल को 20 रुपये में दिया 1 किलो, मिल ने उसको पीस के 25 रुपये में आगे बेचा, ठीक है, बिस्किट कंपनी वाले को। तो बिस्किट कंपनी यूजेस द फ्लावर, इस आटे को यूज़ करती है ऑन थिंग्स सच एज, उसमें शुगर मिलाती है, उसमें ऑयल मिलाती है, एंड मेक बनाती है 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट, ठीक है, 4 पैकेट उन्होंने बिस्किट के बना लिए, राइट, ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक। इट सेल्स बिस्किट्स, वो बिस्किट्स को बेचते हैं इन द मार्केट, बाजार में, टू द कस्टमर, कस्टमर को बेचेंगे, है ना, किसको बेचेंगे? हम ही बेचेंगे, फॉर 80 रुपीज़ 20 पर पैकेट, राइट, 80 रुपये के उन्होंने 4 बेच दिए। 25 रुपये किलो का आटा लिया, ठीक है, उसमें चीनी और तेल की जो है वो भी कीमत लगा लो अब, क्योंकि ये भी मिक्स करके किया गया है, सर्विसेज भी होंगी उसके अंदर, एंड फाइनली वो बिस्किट जो है वो 80 रुपये में 4 पैकेट हमारे बिकते हैं। तो बिस्किट्स आर द फाइनल गुड्स, और हमें इसी की कीमत लगानी है, ठीक है, वरना तो आप पीछे से बार बार कीमतें लगाते रहोगे ना। तो जो फाइनल गुड्स बनते हैं ना उन चीज़ों से, उसकी कीमत लगाई जाती है, दैट रीच टू द कस्टमर्स, जो कि कस्टमर्स के रीच में पहुंचता है। वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड? तो क्या ज़रूरत है कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही हम काउंट करें? इन कंट्रास्ट अगर हम बात करें टू फाइनल गुड्स, गुड्स सच एज व्हीट हो गया एंड व्हीट फ्लावर हो गया, इज द एग्जाम्पल आर इंटरमीडिएट गुड्स। इस चीज़ यानी कि बिस्किट को बनाने के लिए जो पीछे से सामान सारा कुछ लगता जा रहा है, वो सारा इंटरमीडिएट गुड्स में आता है। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरमीडिएट जो चीज़ें हैं हमारी, इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं प्रोड्यूस करने के लिए फाइनल गुड्स को और सर्विसेज को। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड होती है, क्योंकि द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट, मतलब फाइनल गुड्स में तो जितने भी इंटरमीडिएट चीज़ें हैं उन सब की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी जुड़ी हुई होती है, दैट आर यूज्ड इन द मेकिंग फाइनल गुड। यहाँ तक तो हो गया था। हैंस द वैल्यू ऑफ ₹80 फॉर द बिस्किट्स, ये कि हमारा फाइनल गुड है, ऑलरेडी इंक्लूड है इसके अंदर वैल्यू ऑफ फ्लावर, 25 रुपये जो हमने आटा दिया था। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ ऑल अदर इंटरमीडिएट गुड्स, जैसे कि हमने ऑयल लगाया था उसके अंदर या चीनी लगी थी, तो सारा कुछ लास्ट में ऐड करके उसने कस्टमर को बेचा है, ठीक है। टू काउंट द वैल्यू ऑफ द फ्लावर एंड व्हीट, काउंट करने के लिए वैल्यू किसकी? आटे की और गेहूं की, सेपरेटली। अगर हम ऐसा सेपरेटली करें तो देयरफॉर नॉट करेक्ट, बिकॉज ये तो सही नहीं होगा। देन इट विल बी काउंटिंग द वैल्यू ऑफ द सेम थिंग्स एंड नंबर ऑफ टाइम्स। वही गेहूँ है पिसा, फिर वही आटा बना, तो यहाँ 20 भी हो गए प्लस, वहाँ 25 भी हो गए प्लस, तो सही वैल्यू तो नहीं आ पाएगी, है ना। बार बार आप चीज़ें प्लस कर दोगे वही वाली। देन वी वुड बी काउंटिंग द वैल्यू ऑफ द सेम थिंग्स एंड नंबर ऑफ टाइम्स, एंड फर्स्ट एज wheat and then as a flour and finally as biscuits. The value of final goods and services produced जो होती हैं in each sector, हर सेक्टर में, during a particular year, पर्टिकुलर सालों में प्रोवाइड करते हैं टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर द ईयर। मतलब एक तरीके से वैल्यू, फाइनल गुड्स की जो वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, ये तो आएगी एग्जाम में, राइट, आएगी ही आएगी, राइट। अब इसको ध्यान से समझ लो। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, फाइनल गुड कितने का बिका था अभी हमारा? 80 रुपये का। एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर, जो भी सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होती हैं हर सेक्टर में, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, मतलब जैसे हम अगर 2023 का निकालें या 22 का निकालें, 21 का निकालें, तो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स करते हैं ये द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर। तो हम कहेंगे कि भाई इस सेक्टर ने इतना प्रोडक्शन किया, राइट। एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स, वो हमें देते हैं देश की क्या? GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये वैल्यू होती है सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि प्रोड्यूस होते हैं विद इन अ कंट्री के अंदर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। GDP शो करती है हाउ बिग द इकोनॉमी इज। हम कहते हैं हमारे देश की GDP गिर गई या फिर हमारे GDP उठ गई, ठीक है। तो मतलब यही है, GDP मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। फाइनली हमने कितनी का कोई प्रोडक्ट बेचा और सर्विसेज से कितना प्राप्त किया पैसा, राइट। तो ये सब रहता है। इन इंडिया अगर हम बात करते हैं तो मैनमोथ टास्क ऑफ मेजरिंग GDP इज अंडरटेकन बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। तो ये काम करता कौन है? ये वाला काउंट करना GDP को, ये होता है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। एंड दिस मिनिस्ट्री विल द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, है ना, विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स की मदद से वो ये काम करते हैं। एंड इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, मतलब सब जगह के ये जो डिपार्टमेंट है सब मिलजुल के काम करते हैं। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, सबकी मदद से ये डिपार्टमेंट काम करता है।
कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन रिलेट करती हुई किसको, टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स कितना था एंड सर्विसेज, ठीक है, एंड द प्राइजेज, एंड देन एस्टिमेट करते हैं फिर जीटीपी कितना होना चाहिए। आज की वीडियो में अब हम करेंगे इतना ही पार्ट, नेक्स्ट वीडियो में फिर इस चैप्टर को करेंगे कंटिन्यू। अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।